ये जो हिंदू राष्ट्र का ड्रामा सुन रहे हैं, मैं भारत के पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों से कहता हूँ, और भारत के मुसलमानों से भी कहता हूँ, मुसलमान भी बहुत फुदक रहे हैं बेजरूरत भी। ये जो सांप्रदायिक माहौल बनता है, ये वन साइड नहीं हो रहा, इसमें मुट्ठी भर हमारे लोग भी शामिल हैं इस माहौल को क्रिएट करने में। किसी पर भी बुलडोज़र चला दो, किसी पर भी खड़े खड़े मुंह पर मूत दो, किसी का भी आग लगा दो, किसी का भी दुकान लूट लो, किसी की भी इज्जत लूट लो। कौन बोलने वाला साहब? ट्रिपल इंजन है ना, इतनी सेफ्टी है कि कौन बोलेगा आपको। अमेरिका में डंका बज रहा, फ्रांस में डंका बज रहा, मिस्र में डंका बज रहा, यूएई में डंका बज रहा, और भारत में लंका बज रहा। लंका जल लग रही है यहाँ। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ बहुत ही चर्चित चेहरा हैं गुलाम सरवर जी। इनको तमाम वीडियो में आप देख पाए होंगे, संसद से लेकर सड़क तक के मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि ये आम जन की बात करते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, SC ST माइनॉरिटी की बात करते हैं। लेकिन आज इनसे हम पूछेंगे मणिपुर का हाल क्या है, क्योंकि इनसे बेहतर कौन जान सकता है। जो सड़क खंगालता है उसे पता होता है देश में क्या चल रहा है। तो क्या कहेंगे सर, मणिपुर जिस तरह धू धू जल रहा है और महिलाओं की अस्मिता उछाली जा रही है। देखिए, मणिपुर का जब नाम आता है, वो दृश्य आता है, तो सच बताऊं तो हिम्मत बोलने की हो नहीं पाती है, और कई बार आंखों में आंसू जैसा आ जाता है। लेकिन मैं मोदी जी नहीं हूं कि नकली रोकर कैमरे के सामने दिखाऊं लोगों को, लेकिन दिल रो रहा है। और ये दृश्य बहुत ही झकझोरने वाला, विचलित करने वाला, लोगों को रुलाने वाला दृश्य था। भारत जैसे देश में 21वीं सदी में, जहाँ के प्रधानमंत्री कहते हों, जहाँ के लोग कहते हों कि मेरा डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा, फ्रांस में डंका बज रहा, मिस्र में डंका बज रहा, यूएई में डंका बज रहा, और भारत में लंका बज रहा। लंका जल लग रही है यहाँ 12-12 साल, 14-14 साल, 20-20 साल, 18-18 साल के लड़के, 40-40, 50-50 साल की महिलाएं जो माँ के बराबर हैं, उनके साथ इस तरह की हरकत करेगा, ये किसी ने कल्पना भी कभी नहीं की होगी। लेकिन हाँ, इस दृश्य को देखने के बाद एक बात तो याद आ गई कि जो बातें गुजरात के संबंध में कही जा रही थी 2002 में, जो बाबू बजरंगी ने ऑन कैमरा कहा है, जो माया कोडनानी पर आरोप हैं, और जो गुजरात दंगे के मास्टरमाइंड पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, जो नंगा नाच वहाँ हुआ है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, और जिसकी जीती जागती मिसाल अभी सबसे आखिरी में ज़किया जाफरी ने इंसाफ के दरवाजे पर दम तोड़ा और लौट गई निराश होकर, वापस होकर। और दूसरी वो पीड़िता जिसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, बिल्किस बानो की कहानी और इस मणिपुर की कहानी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता। और हाँ, एक बात और देश को जाननी चाहिए, जब गुजरात धू धू कर जल रहा था, जब गुजरात में महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, जब गुजरात में पेट में से चीरकर गर्भवती महिलाओं के बच्चे को तलवार पर लहराया जा रहा था और धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, तब वहाँ के मुख्यमंत्री, आज के देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे थे। और तब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, राजधर्म का पालन कर लो भाई मेरे। लेकिन दुर्भाग्य से आडवाणी जी ने उस सरकार को बचाया। आज वहाँ के मुख्यमंत्री भी वही उसी रास्ते पर हैं, सेम उसी रास्ते पर, और मोदी जी भी उसको वैसे ही बचा रहे हैं जैसे आडवाणी जी ने मोदी जी को बचाया था। अगर ये बचने बचाने का खेल होगा तो नेता तो बच जाएगा, सरकारें तो बच जाएंगी, लेकिन आम जनता नहीं बच पाएगी। मणिपुर आज भी जलना बंद नहीं हुआ है। कैसे होगा? उन पीड़ित परिवारों को जब आप न्याय नहीं देंगे, उन पीड़ित परिवारों के साथ आप सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो उनसे जुड़े जो लोग होंगे, उनके पति, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उन पर क्या बीत रहा होगा। हमें तो नकली, अरे हम भारतीय होने के नाते हम, जब हमारा ये हाल है, जिसे लोग नकली भी कह सकते हैं, हम प्रधानमंत्री के आंसू को भी नकली कहते हैं, हो सकता है कोई हमारे आंसू को भी नकली कहे, लेकिन उनके रिश्तेदारों के आंसू तो नकली नहीं हो सकते।
वो व्यक्ति जिसने कारगिल युद्ध को जीता, कारगिल युद्ध का हीरो है, उसकी पत्नी के साथ ये घटना घटी है मणिपुर में। ये सोचना है कि बताइए उस फौजी के मन में क्या उबल रहा होगा। वो वीडियो वो अगर दोबारा देख ले, वो अपने बच्चे को अगर दोबारा दिखा दे, अगर कोई जीवित होगा उसके खानदान में, उसका खून खौलेगा कि नहीं। आप उसके सर पर हाथ नहीं रख रहे, आप उन आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, आप उस उन्मादी भीड़ जिसमें हजारों की भीड़ दिख रही है, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आप सदन में जवाब भी नहीं दे रहे, जवाब से भी भाग रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी बचा रहे हैं। इसका मतलब कि संवैधानिक व्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से कुचलने का षड्यंत्र हो रहा है। आज ये बात, ये जो हिंदू राष्ट्र का ड्रामा सुन रहे हैं, मैं भारत के पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों से कहता हूँ, और भारत के मुसलमानों से भी कहता हूँ, मुसलमान भी बहुत फुदक रहे हैं बेजरूरत भी। ये जो सांप्रदायिक माहौल बनता है, ये वन साइड नहीं हो रहा, इसमें मुट्ठी भर हमारे लोग भी शामिल हैं इस माहौल को क्रिएट करने में। इस देश में मुद्दा हमारा आज भी जो है वो सुरक्षा है, इस देश में मुद्दा हमारा आज भी है शिक्षा है, इस देश में मुद्दा हमारा आज भी है वो रोजी रोटी का, पढ़ाई लिखाई, कमाई और कपड़ा है, मकान है। और हम मुद्दे उठा रहे हैं हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, फलां राष्ट्र। ये ड्रामा जो है रहा है, ये ड्रामा ही 2024 में फिर रास्ता बना रहा मनुवादियों का। मनुवादी फिर सत्ता पर स्थापित होंगे इसी रास्ते पर चलकर। इसलिए देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और तमाम अल्पसंख्यकों से, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम अल्पसंख्यकों से मैं कहता हूँ कि इस शब्द पर विराम कैसे लगे। चुनाव रोजी रोटी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। एक सवाल ले लीजिए, जैसे ही चुनाव नजदीक होता है तमाम दंगे देश के कोने कोने में भड़क जाते हैं। क्या ये धार्मिक उन्माद तभी फैलते हैं जब चुनाव आता है? अभी मेरे गांव से सुबह सुबह एक मैसेज आया है, मुहर्रम का महीना है, हमारा गांव भी संवेदनशील है। हमें मैसेज आया कि आप बिहार के गृह सचिव को जल्दी से मेल कीजिए, हमारे गांव में जो है प्लानिंग हो रहा दंगे का। मतलब प्लानिंग हो रहा। आप सोचिए कि इस देश में हो क्या रहा। प्लानिंग बनाए जा रहे हैं कि मुहर्रम में वहाँ दंगे करेंगे, रामनवमी में वहाँ करेंगे, यात्रा में वहाँ करेंगे, फला में। ये कौन सी टीम है जो प्लान बनाती है भाई? ये कौन सी टीम है जो प्लान बनाती है? मस्जिद के पास जाके डांस करती है, क्या डीजे बजाती है, दंगे जुलूस। तो बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई जुलूस निकलता है? बाबा साहब की जयंती पर और पुण्यतिथि पर जो जुलूस निकलता है, उससे बड़ा जुलूस कोई भारत में निकलता है क्या? हर जुलूस तो धर्म का है, वो जुलूस तो पूरे देश का है। कभी दंगे नहीं हुए, कभी फसाद नहीं हुआ, कभी कोई घटना नहीं घटी। लेकिन ये छोटे छोटे जुलूस, कभी ताजिया में पंगा, कभी रामनवमी में पंगा। कोई ग्रुप है, और यही देश को पहचानना और ये पहचानने की जिम्मेदारी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की है। वो तो नहीं पहचानेंगे क्योंकि उनका तो उनकी तो मंशा है, उनका तो प्लान है, उनकी तो स्ट्रेटेजी है, ये करना है उनको। वो देश में जब तक सांप्रदायिक वातावरण वो नहीं बनाएंगे, ये उनका हथियार है। हमारा आरक्षण भी इसी हथियार से छीना जाएगा। कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र का मतलब भी यही होता है कि आरक्षण नहीं होगा। ये यूनिफॉर्म का, सिविल कोड का भी यही इशारा है। एक जैसा कानून क्यों होगा? एक जैसा कानून, SC के लिए अलग कानून है, OBC के लिए अलग कानून है, माइनॉरिटी के लिए अलग। इस देश में विविधता है और सबके लिए एक अलग व्यवस्था है। उसी व्यवस्था का नाम भारतीय संविधान है। क्या मणिपुर की घटना से हम हिंदू राष्ट्र की झलक देख सकते हैं? बिल्कुल झलक नहीं, तस्वीरें दिख रही हैं। ये वानगी है, देश को समझना होगा, देश के लोगों आपको समझना होगा कि ये वानगी है, वानगी। ये ट्रेलर है, ट्रेलर। फिल्म यही है, और ट्रेलर से आप अंदाज़ा लगाएं कि फिल्म यही है जहां SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ ऐसा ही दृश्य होगा, और मुजरिमों को सज़ा भी नहीं मिलेगी, और सरकार भी बनी रहेगी, और सब कुछ होता रहेगा, और आप न्यायालय के चक्कर काटते रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ज़किया जाफरी न्यायालय के चक्कर काटते काटते थक गई। गुलबर्ग सोसाइटी में किसने आग लगाई, ये पता आज तक नहीं चल पाया। जैसे वो क्या कहते हैं, फिर मैं बार बार पता नहीं नाम क्यों भूल जाता हूँ, अभी गुजरात की वो दूसरी महिला जो बलात्कार, बिल्किस बानो घूमते घूमते निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक आ गई, इंसाफ नहीं मिला। वैसे ही ये केस जो मणिपुर का है, ये भी आप देख लेंगे। आप मणिपुर से चिल्लाते चिल्लाते दिल्ली आ गए, संसद में हंगामा हो रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। ये है हिंदू राष्ट्र की वानगी।
चाहे वो मणिपुर का मामला हो या गुजरात का मामला हो, दंगे होते हैं तो महिलाओं की ही अस्मिता क्यों उछाली जाती है? ये भी यही मानसिकता है कि क्यों उछाली जाती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि महिलाओं को आप शिकार करते हैं, बच्चों को शिकार करते हैं, आप मकान संपत्तियों को जलाते हैं। आपका निशाना क्या है? आप क्या चाहते हैं? ये दरिंदगी आपके दिमाग में आई कहाँ से? दंगे हैं तो हिम्मत है तो 1 to 1 सामने लड़ जा भाई, लेकिन नहीं, ये महिलाओं को शिकार करेंगे, ये बच्चों को शिकार करेंगे। ये इनको तरबियत दी जाती है, ये तरबियत छूट दी जाती है। दौलत लूटो, इज्जत लूटो, मकान लूटो, दुकान लूटो। ये लूट गैंग है, ये डाकुओं का एक गिरोह है इस देश में जो ये काम लगातार कर रही है। और जहाँ भी दंगे होते हैं ये गिरोह सक्रिय होता है और इन्हें ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं होगा, जो लूट सकते हो तो लूट लो। इसीलिए ये हो रहा है। आपका इशारा किसकी तरफ है? नहीं, इशारा क्या, दुनिया जान रही इशारा क्या है। ट्रिपल इंजन सरकार है वहाँ और इस तरह की घटना घट रही है। गुजरात में जब दंगे हो रहे थे तब भी ट्रिपल इंजन सरकार थी। अब लोग ट्रिपल इंजन नहीं समझते, डबल इंजन लोग समझ जाते हैं। ट्रिपल इंजन है, एक तो केंद्र और राज्य, डबल इंजन इसी को तो कहते हैं आप। एक वो गाड़ी है, इंजन है जो नागपुर में जिसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो रिमोट से चलता है। वो इंजन भी आ जाता है उस राज्य में जहाँ ये 2 इंजन पहुँचता है। डबल इंजन जहाँ है वहाँ एक नागपुरिया इंजन भी है। ट्रिपल इंजन वहाँ तो आरएसएस का कार्यालय है। यस, वहीं ये निर्मित होता है, उसके निर्माता आरएसएस के लोग ही हैं। तो ये ट्रिपल इंजन सरकार जो है जहाँ जहाँ है वहाँ इस तरह के पंगे होंगे। किसी पर भी बुलडोज़र चला दो, किसी पर भी खड़े खड़े मुंह पर मूत दो, किसी का भी आग लगा दो, किसी का भी दुकान लूट लो, किसी की भी इज्जत लूट लो। कौन बोलने वाला साहब? ट्रिपल इंजन है ना, इतनी सेफ्टी है कि कौन बोलेगा आपको। 2 इंजन जो है वो इनका बाकी काम संभालता है, एक पीछे से इंजन रहता है वो बाकी काम संभालता है। इनको पता है कि हमारे पास 3 इंजन है, हम फेल हो ही नहीं सकते, और वो फेल हो भी नहीं रहे, सब जगह पास हो रहे हैं। फेल तो हम हो रहे हैं, इतने फेल हो रहे हैं कि हमारे सामने संविधान की व्यवस्था को इन लोग कुचल रहे हैं और हम खड़े होकर देख रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम फिर तैयारी कर रहे हैं 2024। आपने देखा उत्तरकाशी का मामला, उसके बाद महिला पहलवानों का मामला और अब मणिपुर का मामला। कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव को। देखिए, एक बात मैं कहूँगा, भारत का माइनॉरिटी मुस्लिम और सिख बहरहाल जब भी वोट डालता है तो अक्सर, अब तक का रिकॉर्ड है, आगे 24 में क्या होगा अल्लाह जाने, वो 1 साइड डालता है। अगर भारत का दलित, अगर भारत का आदिवासी ये निर्णय कर ले कि हमें भी मनुवाद के खिलाफ वोट डालना है, मैं लिख कर देता हूँ इस बात को कि किसी भी कीमत पर मनुवादी सरकार, सामंतवादी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे कुछ नेता थोड़ी सी लालच के लिए, जैसे अब इस पसमानदा के नाम पे बहुत सारे मुस्लिम नेता आप देख रहे होंगे दुम हिलाने लग गए वहाँ। अभी कुछ मिला ही नहीं पसमानदा को और तुमने दुम हिलाना शुरू कर दिया। भाई कुछ शर्तें होंगी, कुछ बात होंगी, तो हमारी कोई शर्तें भी नहीं और हम दुम हिला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ मिल जाए। तो अगर मुझे कुछ मिल जाएगा तो समाज को कुछ नहीं मिलेगा। आपको कुछ मिल सकता है दलाली के नाम पर, समाज को नहीं मिल सकता। यही चीज़ यहाँ हो रहा, पसमानदा कार्ड में भी यही है। और जो SC ST के नेता हमारे वहाँ दुम हिला रहे हैं, एक बहुत बड़े कवि भी हैं, आपको पता, मंत्री हैं केंद्र में, न कभी लोकसभा में वो जीते न उनकी पार्टी जीत पा रही है। नाम है रामदास, और दास बने हुए वहाँ जाकर। रामदास अठावले जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की तारीफ में ले शेर और दे शेर। तो वो दलाल हैं, मैं खुला कर रहा हूँ कैमरे पर, वो दुम हिला रहे हैं। समाज का कल्याण नहीं कर सकते, उनमें दम नहीं है। जब SC ST एक्ट को डाइल्यूट किया गया था उनकी हिम्मत थी। समाज अगर सड़क पर न उतरता तो क्या होता? आज SC ST एक्ट का हश्र डाइल्यूट तो कर दिया था इन्होंने। तो क्या दलित ही अपने मुद्दे से भटक गए? समाज को उठना पड़ेगा। समाज नहीं भटका है, समाज के राजनेता भटक गए थोड़ी सी लालच के लिए। लानत है ऐसे मंत्री पद पर, लानत है ऐसी सांसदी पर। जो भटकेगा वही अटकेगा। उदित राज जी मूवमेंट चला रहे थे, आज भारत के माने जाने नेता होते, जरा सा भटके, हालांकि लाइन पर लौटे मगर भटक चुके थे। विश्वास खत्म हो गया। जो नेता भटकता है उसका विश्वास खो देता है। आज बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 5वीं क्यों नहीं बनी? जब आप मनुवादियों से, सामंतवादियों से समझौता करेंगे, ठीक है, हमारे कई चुनौतियां हैं। चुनौती बहन जी के लिए सपा भी चुनौती थी, मुझे पता है, कांग्रेस भी चुनौती थी, लेकिन अकेला चलो का रास्ता आपको अपनाना चाहिए था। आपको भाजपा से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। अड़े रहिएगा
खड़े रहिएगा तो समाज भी पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ना आप अड़िएगा, ना लड़िएगा, न टिकिएगा, आप बिकिएगा तो समाज आपसे धीरे धीरे कटेगा। और आज समाज लगभग अपने नेताओं से, न मुस्लिम समाज का कोई नेता आपको दिख पाएगा, न दलित समाज का कोई बड़ा नेता जिसके नाम पर वोट एक गोलबंद हो जाए, ऐसा एक भी नेता आप भारत में नहीं बचा। इसलिए नेताओं से भी विनती है कि समाज का विश्वास जीतिए, और समाज से विनती है कि आप मिलजुल कर बैठिए, आपस में न बटिए कि हम चंद्रशेखर को मानेंगे तो हम वाहन जी को मानेंगे, तो हम तेज सिंह को मानेंगे, तो हम मेश्राम जी को मानेंगे। तो ना, आप सिद्धांत पर वोट डालिए, सिद्धांत पर काम कीजिए, और अपने समाज के नेताओं को भी बाध्य कीजिए कि वो सिद्धांत पर आकर राजनीति करें। ये मुद्दा है आज, इसकी शुक्रिया सर हमसे। तो आप देख सकते हैं गुलाम सरवर जी थे, वो तमाम मुद्दे, चाहे वो मुद्दा राजनीति का हो या मुद्दा मणिपुर का है, बेखौफ होके बोलते हैं, क्योंकि बहुजन समाज की आवाज़ उठाते हैं। मणिपुर का मामला आपने देखा किस तरह से महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ किया गया है। महिलाएं बेहद नाराज हैं, देश की महिलाओं में नाराजगी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।